इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? कुछ कहेंगी आप? हटाओ, हाँ हटाओ, बोलो यार। जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्हें मोहल्ले के लोग और आस पड़ोस के लोग सरकारी अफसर से जानते हैं। बगल में मुंह छिपाए जो औरत चल रही है उसे सेंटा क्लॉज आंटी के नाम से जानते हैं और अक्सर ये दोनों सरकारी अफसर पति और बीवी छोटे बच्चों को गिफ्ट्स भी दिया करते थे। लेकिन हमें लगा कि जो मुंह छुपाकर भागे जा रहे हैं, रिपोर्टर्स जब सवाल दाग रहे हैं तो इनकी असली कहानी क्या है, इनका असली चेहरा क्या है। तो अब जब हम जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें इन दोनों मियां बीवी का असली जो तस्वीर थी हमारे हाथ लग गई और हमें लगा कि इस रिकॉर्डिंग क्राइम के जरिए आप तक उस तस्वीर को दिखाना सबसे जरूरी है। ये जो आप तस्वीर अब अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सरकारी अफसर पति है। बताएंगे कि किस पद पर तैनात थे और क्या करते थे और किस तरीके से इन्होंने एक एक कर 34 बच्चों के साथ रेप जैसे घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। इस पति के बगल में जो औरत बैठी है ये उसी सरकारी अफसर की बीवी है और मोहल्ले में इन्हें सेंटा क्लॉज आंटी के नाम से जाना जाता था। अब ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये बहुत खुश नजर आ रहे होंगे, लेकिन वहीं पर इनकी जो हालिया जो तस्वीर जो सामने आई है जहां पे जज साहब को यह कहना पड़ा कि इन दोनों मियां बीवी को तब तक लटकाए रखो जब तक इनकी सांसें ना थम जाए, क्योंकि इन दोनों का इस समाज में रहना एक तरीके से बेहद गलत होगा, समाज पर दुष्प्रभाव पड़ेगा और इन्हें जितनी जल्दी हो सके इसे इन दोनों को इस दुनिया से रुखसत करने की जरूरत है। और तब जाकर एक ऐसा फैसला आता है कि इन्हें मुंह छिपाकर भागना पड़ता है। रिपोर्टर एक के बाद एक कई सवाल दागते हैं लेकिन उसका ये कोई जवाब नहीं दे पाते। किस तरीके से एक के बाद एक छोटे बच्चों के साथ रेप करते थे। छोटी सी मैं आपको एक कहानी बता देता हूं। जो बीवी है ये छोटे बच्चों से ये कहती थी, 5 साल से लेकर 16 साल की उम्र के बच्चों को शिकार बनाती थी। पहले ये कहती कि तुम मेरे साथ संबंध बनाओ, एक बीवी कह रही है। पति फिर उसी बच्ची या बच्ची के साथ रेप करता था। तो मतलब मियां बीवी दोनों ही हमाम में नंगे थे और ये चाहते थे कि जो सारा काम कर रहे हैं पूरी दुनिया देखे, क्योंकि अगर ये दुनिया देखेगी तो उन्हें मोटा मुनाफा मिलेगा। आस पड़ोस के लोगों को लगता कि तो बहुत भले और सज्जन इंसान है, इनके घर पर तो बहुत ज्यादा खुशियां रहती हैं, अफसर है, सरकारी नौकरी है, ये कोई गलत काम कैसे कर सकते हैं। फिर एक रोज यूपी पुलिस के साथ सीबीआई पहुंचती है और दोनों एजेंसियां मिलकर इन्हें कॉलर से दबोचते हैं और ले कर जाकर कोर्ट में खड़ा कर देते हैं और बताते हैं कि जज साहब ये वही दोनों मियां बीवी सरकारी अफसर पति और बीवी है जिन्होंने ऑन द रिकॉर्ड 34 बच्चों का रेप किया है। बीवी ने तो उन बच्चों के साथ गलत हरकत खुद पर करवाई, उसी बच्चों को अपने पति को सौंपा कि पति भी उस बच्चे का रेप कर सके। जेफरी एप्स्टीन भी घुटने टेक देगा इन दोनों मियां बीवी के सामने, क्योंकि इनकी जो हसरतें थी वो एक तरीके से जेफरी एप्स्टीन से भी बहुत ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि इन्हें लग गया था कि इस टाइप के वीडियो से बहुत ज्यादा मोटी कमाई होती है। क्या है पर्दे के पीछे की डरावनी और रहस्यमय कहानी और बांदा से जो खबर आई है, क्यों हर किसी के रोंगटे खड़े कर रही है, जानेंगे इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए। इतना घिनौना काम तुमने और तुम्हारी पत्नी ने क्यों किया था? कुछ कहेंगी आप? हटाओ, हाँ हटाओ, बोलो यार। तो देखा आपने किस तरीके से ये दोनों मियाँ बीवी अब मुंह छुपाकर चल रहे हैं। 2 फ्रेम देखिए, दोनों तरफ जो आपको दिख रहे हैं, एक तरफ मुंह छुपाए हैं, एक तरफ तस्वीर है। नाम है राम भवन और दुर्गावती। राम भवन जो है वो सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर थे और ठीक ठाक इनकी कमाई हो रही थी, घर भी ठीक ठाक था। लेकिन अब जरा इन 2 तस्वीरों को अगर आप समझेंगे तो एक में ये अब दर दर भटकेंगे, जल्द ही इन्हें फांसी पर लटकाया जाएगा, और दूसरी तस्वीर में ये अपनी लाइफ की मौज ले रहे थे। वो भी कैसे? छोटे छोटे बच्चों का शिकार करके। इन दोनों की जो शादी है साल 2007 में हुई थी। इस वक्त इनकी उम्र 50 के लगभग बताई जा रही है और इनके कोई भी संतान नहीं थी। अब सोचिए, जिस शख्स के कोई बच्चे नहीं हैं उनको तो बच्चों की कद्र होनी चाहिए, उन्हें कीमत पता होनी चाहिए कि आखिर बच्चे होते क्या हैं। और यही लोग जिनके बच्चे नहीं हैं, जिनकी जो निसंतान थे, वही छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल कर रहे थे। सोचिए, जब कोर्ट रूम के अंदर जज सामने बैठे हुए हैं, वो इनकी पूरी कहानी
सुन रहे हैं, इनकी वहशत की कहानी सुन रहे हैं, ये दोनों कटघरे में खड़े हैं, तब जाकर 74 लोगों ने गवाही दी थी और तब जाकर जो कोर्ट रूम है उसमें एक फैसला सुनाया गया और कहा गया कि इन दोनों पति पत्नी को तब तक लटका कर रखो फांसी पर जब तक इनकी जान पूरी तरह से निकल ना जाए। मतलब जज ने भी ये पुख्ता किया कि कोई भी गुंजाइश ना रह जाए, इनकी सांस अगर है तो 1% भी बचनी नहीं चाहिए। ये ऐसे पति पत्नी हैं जिन्होंने बच्चों के, छोटे बच्चों के, सोचिए 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उसके पॉर्न वीडियो बनाए, उसके साथ रेप किया, उसके वीडियो बनाए और जिस तरह से एप्स्टीन फाइल में एक एक करके डॉक्यूमेंट सामने आए, सोचिए इन्होंने लगभग 700 तक जो तस्वीरें हैं वो अपने पास जमा करके रखी हुई थी और उनका ये एक तरह से बेचते थे। अब इनके काम करने का तरीका क्या था और किस तरह से, तो अभी तक बताया जा रहा है कि जो बीवी है शायद उसके दिमाग की उपज थी या उसने ये सारी प्लानिंग की, क्योंकि शुरुआती तौर पे जो पति हैं जब वो काम पर जाया करते थे और अपना दिनचर्या पूरी करते थे तो ऐसे में पत्नी जो है वो घर पर रहती और उसने छोटे बच्चों को टारगेट करना शुरू किया। उसने देखा कि उसके घर के आसपास कौन लोग रह रहे हैं, अगर कोई मजदूर काम कर रहा है तो उसकी कोई बेटी है या नहीं है, घर पे आने वाले नौकर, किसके घर पर कौन नौकरी करने आ रहा है, क्या बच्चियाँ आ रही हैं। हाँ, पूरे गली मोहल्ले की खबर जो है वो ये औरत यानी कि दुर्गावती रखती थी। अब इसने अपने पति को भी प्लान बताया, दोनों ने मिलकर एक पूरी प्लानिंग की और इन्होंने सोचा कि करोड़पति बनने का सबसे आसान तरीका है कि बच्चों के साथ गंदे वीडियो बनाए जाएं और उन्हें विदेशों में बेचा जाए। अब जिस तरह से इन्होंने वीडियो बनाए थे, सोचिए 47 देशों में उन्हें बेच चुके थे लोग, 47 देशों में। आगे आप समझेंगे कितना पैसा इन्होंने कमा लिया था। तो अब इन दोनों को लगा कि आसानी से, क्योंकि नौकरी से इतनी जल्दी तो करोड़पति नहीं बन सकते, लेविश लाइफस्टाइल भी नहीं जी सकते। तब दोनों ने प्लानिंग की, बाकायदा मॉड्यूल बनाया। मैं मॉड्यूल आपको बताऊंगी किस तरह से वो काम करता है, लेकिन इन दोनों ने उस चीज़ पे रिसर्च की और इसके बाद इन्होंने छोटे छोटे बच्चों को बहलाना फुसलाना शुरू किया। सबसे पहले जो आंटी हैं दुर्गावती, इन्होंने घर घर जाना शुरू किया, बच्चों से लाड प्यार करना शुरू किया, उनको टॉफ़ी दी और कुछ लोग को फ़ोन देने की बात कह दी, कुछ गैजेट्स देने की बात कही और बड़ी महंगी महंगी घड़ियाँ देने की बात करती थी, बच्चों को गिफ्ट देती थी। अब ऐसे में परिवार के लोग को लगता कि बेचारे बूढ़े अंकल आंटी हैं, निसंतान हैं, बच्चों को प्यार लुटा रहे हैं और ऐसे में बच्चे भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते गए। अब इस महिला ने क्या किया है, जो दुर्गावती है, इन्होंने धीरे धीरे बच्चों को अपने घर बुलाना शुरू किया। अब जैसे आप यूँ समझिए एक बच्चा इनके घर आया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, और उम्र ध्यान रखिएगा 5 से 16 साल के बीच ही रखते थे। अब मान लीजिए कोई 6 साल का बच्चा या बच्ची इनके घर जब आई तो इन्होंने पहले से कुछ खिलाया पिलाया ताकि बच्ची जो है वो गुस्सा ना करे, लड़ाई ना करे या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो घर जाकर ना बताए। इसके बाद ये उस बच्ची के कपड़े उतारते थे और उसके बाद ये जो महिला है, ये दुर्गावती है, ये उस बच्ची के साथ गलत हरकत करती थी और उस वक्त जो पति हैं राम भवन, वो वीडियो बनाया करते थे, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी करते थे। और इसके बाद ये पत्नी जब हटती थी तो अपने पति को भेजती थी और पति भी बच्चियों के साथ गंदा काम करते थे, उन बच्चों के साथ गंदा काम करते थे, यौन शोषण करते थे। और उस वक्त ये जो पत्नी थी ये अपनी ही आंखों से देखती थी कि उसका पति उन बच्चों के साथ क्या करे और बाकायदा उसका वीडियो बनाया जाता था। अब वीडियो बनाने के बाद इनकी पहली बार इन्होंने जब वीडियो बनाया और इसके बाद इन्होंने आगे का काम प्रोसेस किया, तब इन्हें समझ में आया कि इस काम में बहुत पैसे, क्योंकि एक वीडियो से इन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिल गए, लाखों रुपए इन्होंने एक झटके में कमा लिया सिर्फ एक वीडियो से। कितना 8-10 मिनट का एक वीडियो, ऐसा इन्होंने जब पैसे कमा लिए तो इन्हें लगा क्यों ना अब हम इसको आगे लगातार बढ़ाते जाएं। तो ऐसे में अब ये जो राम भवन है घर पे वीडियो गेम खरीद कर लाया और इसे समझ में आया कि जो बच्चे होते हैं उन्हें वीडियो गेम का बहुत क्रेज़ होता है। तो ऐसे में अब तक जो लड़कियों का शिकार करे थे, इन्होंने लड़कों का भी शिकार करना शुरू किया। अब बारी थी राम भवन की, यानी अब तक दुर्गावती टारगेट ढूंढ रही थी, अब राम भवन भी टारगेट ढूंढता था। अब वो क्या करता कि वो जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं जिन्हें वीडियो गेम खेलने का शौक है, 10-12 साल के बच्चे, उनको बताता कि मेरे घर में वीडियो गेम है, तुम अगर खेलना चाहो तो आ सकते हो। अब गली में ये लोग इसलिए फेमस थे कि अच्छे से बात करते हैं बच्चों से, बच्चों पर प्यार लुटाते हैं, तो जो बच्चे थे या उनके माँ बाप भी उन्हें भेज दिया करते थे। अब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के नाम पर और वीडियो गेम के नाम पर जो बच्चे हैं जब वो आना शुरू हुए तो वहाँ पर भी सेम वही काम होता गया। आप यूँ समझिए ऑफ द रिकॉर्ड 50 बच्चों की बात हो रही है, हालांकि जब कोर्ट में बात हुई और सारी चीज़ें निकल कर आई तो 34 बच्चों का नाम सामने आया, 34 बच्चों की कहानी सामने आई कि उनके साथ इन्होंने ऐसा किया। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड 50 से ज़्यादा बच्चों की कहानी जो है वो बताई जा रही है कि इन्होंने इतने बच्चों के साथ यौन शोषण किया। अब बच्चे जब अंदर जाते तो एक एक करके वही काम होता, पहले पत्नी गंदा काम करती है, उसके बाद पति उनका यौन शोषण करता और दोनों एक दूसरे के वीडियो बनाते और फिर उन्हें बेचा जाता।
अब इस दौरान अगर कोई बच्चा रोता या उसे समझ में आता कि शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे दिए जाते, उसको कुछ अच्छा खिला दिया जाता, उसको अच्छी घड़ी दे दी जाती, या उसको बोलते कि देखो तुम रोज़ आकर वीडियो गेम खेल सकते हो हमारे घर पे, 1 घंटे तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। अब जब ये सारी चीज़ें बच्चे समझते, क्योंकि 6 साल 7 साल 10 साल के बच्चे, उन्हें नहीं समझ में आता उनके साथ हो क्या रहा है। कई बार तो उनको मारा पीटा जाता, उनका मुंह दबाया जाता और कहा जाता कि घर पे किसी को बताया तो कल से तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेंगे, तुम्हें कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में जो छोटे बच्चे थे वो ये सारी चीज़ें घर पर नहीं बताते थे। और जो दुर्गावती है उसे टैकल करना आता था, उसे समझ में आता था कि अगर 5 साल का बच्चा है तो उसे किस तरह से बहलाना है, उसको किस तरह से डांटना है, उसे कैसे समझाना है कि वो घर पर बात ना बताए। कोई 16 साल की लड़की है या 16 साल का लड़का है, उसको कैसे टैकल करना है। तो दुर्गावती आप यूँ समझिए जो महिला है ये सबसे ज़्यादा अपना माइंड लगा रही थी और इस चीज़ को समझ रही थी। अब इसके बाद इन लोगों ने धीरे धीरे जो ये वीडियोज़ हैं पॉर्न साइट्स पे डालने शुरू किए, विदेशों में चलते चले गए और इनका पैसा आना शुरू हो गया। अब ये पूरा मामला खुलता कैसे है, तो साल 2020 31 अक्टूबर को इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस, सोचिए विदेशी जो पुलिस है जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है, वो भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी को एक इनपुट देती है। वो कहती है कि आपके यहाँ से, इंडिया से हमें पता लग रहा है कि शायद अलग अलग जगह पर, जिसमें ब्राज़ील है और ऐसे कई सारी कंट्रीज़, अफगानिस्तान है, वहाँ पर छोटे बच्चों के पॉर्न जो वीडियो हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं और ऐसी हमें एक लीड मिली है। अब जब सीबीआई को ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है इंटरपोल के ज़रिए, तो सीबीआई जो है वो फ़ौरन एक्शन में आती है और इसके बाद 17 नवंबर को जाँच शुरू की जाती है और 17 नवंबर को ही जो है लीड मिलती है सीबीआई को। क्योंकि आप यूँ समझिए जो राम भवन और दुर्गावती हैं ये कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थे, इन्हें नहीं पता था कि इस तरह से चीज़ों को छुपाना है, ये बस क्राइम कर रहे थे और तब तक कर रहे थे जब तक ये पकड़े नहीं जा रहे थे। और हुआ भी ऐसा कि 17 नवंबर को जब जांच बिठाई गई और हर चीज़ ठीक से चलती गई, तो आप यूँ समझिए 12 घंटे के अंदर ही सीबीआई को इनपुट मिला और पता लगा कि यूपी का जो बांदा जिला है वहाँ से एक शख्स है, नाम नहीं पता था पर ये पता लगा एक फ़ोन नंबर के जरिए, एक IMEI नंबर के ज़रिए ये पता लगता है कि वहाँ से कुछ ऐसे वीडियोस छोटे छोटे बच्चों के, जिनमें 5 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, वो अपलोड किए जा रहे हैं और विदेशों में बेचे जा रहे हैं। और इनपुट ये भी मिला कि 47 देश जो हैं वहाँ तक वो वीडियोस पहुँच गए हैं। अब इसके बाद उस नंबर को ट्रेस किया गया, फ़ोन का पता लगाया गया और तब जाकर सीबीआई को पता लगा कि नंबर किसी और का नहीं बल्कि राम भवन का। और ये भी पता लगा कि सरकारी अफसर है जो इस तरह से काम कर रहा है। अब फौरन दबिश दी जाती है और राम भवन को पकड़ लिया जाता है। लेकिन होता यह है कि जो पत्नी थी वो भाग निकलती हैं, उन्हें समझ में आ जाता है कि घर पे कुछ ऐसा हुआ है, पति अरेस्ट हो चुके हैं और ऐसे में जो पत्नी दुर्गावती है वो वहाँ से भाग निकलती है। अब ये सारी चीज़ें मिलने के बाद, ये सारे इनपुट मिलने के बाद जो पुलिस है वो अपनी व्यवस्था चाक चौबंद करती है। हर जगह आप यूँ समझिए दुर्गावती को ढूंढने के लिए पुलिस को भेजा जाता है और एक एक करके हर जगह पर जब शिनाख्त की गई, हर जगह पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई, तब जाकर ये जो दुर्गावती है ये भी पुलिस की गिरफ्त में आ जाती है। आप एक बार सुनिए जो वकील हैं इस पूरे मामले के, जो देख रहे थे, उन्होंने कैसे बताया किस तरह से दोनों पति पत्नी की जो जोड़ी है ये पुलिस की गिरफ्त में आती है और इनका राज खुलता है। आज सीबीआई का एक फैसला सीबीआई की चल रही थी। दरअसल ये अक्टूबर 2020 से सीबीआई को एक इंटरपोल के द्वारा एक सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति 3 नंबरों से छोटे छोटे बच्चों के 7 से लेकर 18 से 20 के बच्चे हैं उनकी जो है सेक्सुअल असॉल्ट करती हुई पूर्ण वीडियो बना करके उसको इंटरनेट पे लोड करना है। और करीब 34 बच्चे थे। एक पेन ड्राइव भी सूचना देने वालों ने दी थी जिसमें 34 बच्चों की वीडियोज थे और 679 फोटोज जो उसमें थे। उसको लेकर जब पेन ड्राइव मिला तो फिर केस रजिस्टर किया नई दिल्ली में सीबीआई ने, क्योंकि जुरिडिक्शन यहीं का था, बच्चे यहीं के थे। और जो ये एक्यूज्ड है राम भवन, ये जलकर विभाग में जेई था, तो इनके नंबर से जब ट्रेस हुआ तो इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद फिर इनको फरवरी, इसको और इसकी पत्नी को दोनों गिरफ्तार करती हुई और इनको फरवरी में इनको चार्जशीट लगाई। चार्जशीट लगाने के बाद ये केस चलता रहा, काफी 4 साल तक चलता रहा। 74 विटनेसेस यानी 74 साक्षी सीबीआई के द्वारा पेश किए गए थे। धारा सिंह साहब इसकी जो है वो कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे इसको, और 2 डिफेंस विटनेस पेश किए थे। अंततः आज फाइनली इनको दोनों को मृत्युदंड से, जो पाक्सो कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश है प्रदीप कुमार मिश्रा जी, उसमें राम भवन को फांसी की सजा 5C ने, LML जो पाक्सो की धारा है उसमें, अन्य में भी सजाएं दी हैं। मृत्यु एक में आजीवन कारावास भी दिया है। लेकिन अब चूंकि फाइनली उन्होंने 1 लाख रुपया जुर्माना उसमें भी कहा है, तो 5 वर्ष वो फांसी की सजा इनको और दुर्गावती को भी 120B का दोषी पाते उनको भी
फांसी की सजा दी और ये लिखा है कि जब तक इनकी मृत्यु न हो जाए तब तक इनको अंतिम सांस तक फांसी पर लटकाया जाए। और ये भी कि बच्चों के पुनर्वास और राहत के लिए डीएम को एक पत्र लिखा जाए कि ये 10-10 लाख रुपया केंद्र और राज्य सरकार आपसी सहमति से बच्चों को दें और ये जो धनराशि जो मिलेगी इसकी तो वो धनराशि भी पीड़ितों को वापस मिले। अच्छा, जो बच्चे शिकार हुए थे उनका इलाज कहाँ चला था? उनका इलाज एम्स में ही उनका वो कराया गया, मेडिकल भी एम्स में कराया गया दिल्ली में सभी का, और उनका सभी बच्चों का एम्स में ही इलाज कराया था सीबीआई की तरफ। तो सुना आपने किस तरह से वकील ने पूरी कहानी बताई कि ये दोनों पति पत्नी पकड़े गए और अब जाकर इन्हें फांसी की सजा हो गई है। सोचिए इनकी मानसिकता कैसी थी कि इनके खुद के बच्चे नहीं हैं लेकिन ये दूसरों के बच्चों के साथ गलत हरकत कर रहे हैं, यौन शोषण कर रहे हैं, उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं और उनसे पैसा कमाने का तरीका जो इन्होंने निकाला, अब आपको वो जानना होगा। छोटे छोटे बच्चों का इस्तेमाल करके पैसा बना रहे थे क्योंकि इसके लिए इन्होंने बाकायदा रिसर्च की। अब देखिए ऐसे जो लोग होते हैं या जिनके दिमाग में सारी उपज आती है कि बच्चों के चाइल्ड पोर्नोग्राफी करेंगे वो, तो उनका मेन मकसद क्या होता है, किस तरह से कमाई करते हैं और कैसे ये बच्चों को जाल में फंसाते हैं। देखिए इनका मेन काम होता है कि ये कंटेंट को हासिल कर सके, मतलब कि जिस तरह से पति पत्नी जो है ये वीडियोस बना रहे थे, अब अगर ये खुद बच्चों के साथ ऐसा नहीं करते तो ये कंटेंट कैसे निकालते? या तो ये किसी को हायर करते या इनका कोई बड़ा नेक्सस चल रहा होता या इनकी 3-4 ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं इनके कनेक्शन में होते, वो ऐसे वीडियोस बनाकर इन्हें प्रोवाइड करा रहे होते। तो ऐसे में कंटेंट को हासिल करना, मतलब आप ये वीडियोस कैसे निकालेंगे वो बहुत ज़रूरी होता है ऐसे लोग के लिए। वो सबसे पहले यही सोचते हैं इसमें बच्चों को, चाहे वो ऑनलाइन फंसाएं, जैसे ये लोग वीडियो गेम दिखाकर फंसाते थे, या उनके साथ कुछ गलत करें, उन्हें ब्लैकमेल करें, उन्हें मारे पीटें। इसके अलावा कुछ भी आप यूँ कर सकते हैं, वो बच्चों के साथ ऐसा कर सकते हैं कि उन्हें कुछ गलत बता दें और कहते तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे तुमने ऐसा काम किया है। जानबूझ के उन पर झूठा चोरी का आरोप लगा देंगे, कह देंगे तुम्हारे पेरेंट्स को बताते हैं तुमने चोरी की है, मेरे इतने रुपए लिए हैं, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बच्चों को इतनी समझ नहीं होती और इस तरह से बच्चे उनके पास चले जाते हैं आसानी से। अब या तो वो खुद ऐसी हरकत करते हैं या फिर अगर उन्होंने किसी को हायर किया होता है, किसी के जरिए उन्हें कराना होता है, तो वो बच्चों के साथ गंदा काम करते हैं जिससे वो अपना कंटेंट बना सके, जैसे ये दोनों पति पत्नी यानी कि राम भवन और दुर्गावती कर रहे थे। अब इन्होंने मान लीजिए वो कंटेंट इन लोग को जब मिल गया तब आगे ये करते थे कि किस तरह से उससे पैसा कमाया जा सके, किस तरह से ये अपनी जो आप वॉलेट है उसको भर सके। तो सबसे पहले ये ढूंढते हैं कि ऐसे हिडन ग्रुप्स कौन से हैं जहाँ पर जो पॉन्स वीडियो हैं वो भेजे जाते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया में काम कर रहे थे, यूपी के बांदा में कर रहे थे, हो सकता है बांदा में भी कुछ ऐसे ग्रुप्स हो जो पोर्नोग्राफी जो होती है, जो वो वाले वीडियोज़ होते हैं वो अपने पास कलेक्ट करते हैं और उन्हें आगे भेजते हैं। तो सबसे पहले छोटे छोटे ग्रुप्स को ये लोग ढूंढते हैं कि कौन इनकी वीडियोज़ को शेयर कर सकता है। इसके बाद इन्हें पता लगता है कि इस आदमी के थ्रू जो वीडियो है विदेशों में जा सकते हैं, कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, पूरा खाका बनाया जाता है। और यूँ समझिए पे पर व्यू, मतलब कि एक व्यू का यानी एक व्यू का पैसा मिलता है इन लोगों को। अब सोचिए जो पॉर्न वीडियोस होते हैं उस पर कितने ज़्यादा व्यूज़ आते होंगे, कैसे कैसे व्यूज़ आते होंगे, तो इनकी कमाई कितनी ज़्यादा हो रही होगी। अब इसके यहाँ तक चीज़ें आ जाने के बाद मेन काम आता है पैसा लिया तो लिया कैसे जाए। तो इसमें सबसे जो मेन बताया जा रहा है वो है क्रिप्टो करेंसी, जिसका कोई डेटा ही नहीं होता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा आपने कितने पैसे किससे लिए हैं। इसके अलावा कहते हैं मनी म्यूल्स, यानी कि किसी और के अकाउंट का इस्तेमाल करना, मतलब काम ये दो लोग मिलकर कर रहे हैं लेकिन अपने से बहुत दूर अगर किसी का लिंक बनता है जिस तक पुलिस पहुंच ही ना पाए, कल को बात खुले तो उसके खाते में पैसे मंगवाना। इसके अलावा फर्जी वेबसाइट या फिर डार्क वेब का जो लिंक होता है उसके ज़रिए भी ये लोग पैसे कमाने का जो ज़रिया है वो अपनाते हैं। अब इसी तरीके से सेम इसी थीम पर जो पति पत्नी है दोनों काम कर रहे थे, हो सकता है इनका डायरेक्ट विदेश से कोई लिंक ना हो, इन्होंने भी कोई ऐसा ग्रुप ढूंढा हो जिसको ये वीडियो प्रोवाइड कराते हों, उनसे पैसे उठाते हों और वो जो ग्रुप है वो बाकायदा ये सारे वीडियोस जो हैं वो विदेशों में या पॉर्न साइट्स पे अपलोड करता हो। तो ऐसे में दो पति पत्नी तो पकड़े गए, लेकिन ये पूरा नेक्सस, क्या इसके पीछे कोई एक नेक्सस था, क्या इनके पीछे एक पूरा इनका ग्रुप काम कर रहा था, उसकी जानकारी भी पुलिस को लगानी पड़ेगी। देखिए इस पूरी जानकारी में आपने ये चीज़ तो समझ ली होगी कि ये जो दोनों मियाँ बीवी थे इनकी कोई संतान तो नहीं थी, लेकिन इन्हें लगा कि हम दूसरों की बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर कर, उनकी ज़िंदगी जब बर्बाद हो रही होगी उसकी नीलामी कर कर हम पैसा कमाएंगे और किसी को भनक नहीं लगेगी, क्योंकि बांदा जैसे छोटे इलाके में कोई इतना ज़्यादा पोर्नोग्राफिक कंटेंट या मटेरियल यूज़ नहीं करता है। इसके जो क्लाइंट्स होते हैं वो विदेशों में रहते हैं और वही इन सारी चीज़ों के लिए पैसे प्रोवाइड करवाते हैं। इनका जो बिजनेस मॉडल था बहुत अच्छे तरीके से चल भी रहा था और इन्हें लग रहा था कि किसी को कैसे पता लगेगा, लेकिन वो ये भूल चुके थे कि जैसे भारत के अंदर पुलिस होती है विदेशों में भी पुलिस होती है और हर एक चीज़ की जानकारी इस डिजिटल ज़माने में आप नहीं बच सकते हैं। और
जब हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें भी पता लगा कि मैडम को सेंटा क्लॉज आंटी भी बुलाया जाता था। अब इस सेंटा क्लॉज आंटी ने ये तरीका सीखा, समझा और क्यों जाना, इसके बारे में भी पुलिस और भी गहन तरीके से जांच पड़ताल कर रही है कि असल में जो दिमागी फितूर था कि हमें अपने जीवन में एक संतान चाहिए, बच्चा चाहिए, अब वो बच्चा चाहते चाहते इन्होंने बच्चों के साथ ही गलत काम करना और करवाना शुरू कर दिया और इस चीज को लेकर ये हर तरीके से श्योर थे कि इन्हें कोई पकड़ नहीं सकता है। जब हम इसके बारे में जांच पड़ताल कर रहे थे तो हमें पता लगा कि भारत में दुनिया का सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, मतलब जो बच्चों के साथ जो गलत जो चीज़ें होती हैं उसकी जो वीडियोग्राफी होती है सबसे ज़्यादा रिपोर्ट की जाती है। मसलन के तौर पर 22 लाख रिपोर्टिंग हुई है। मान लीजिए इससे कहीं ज़्यादा तो वीडियोस और भी अपलोड होते होंगे। किसी ने कहा होगा कि गलत अपलोड हो गया, इसको हटाइए। अब जो बाकी अगर मैं अपने आसपास के देशों की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, तो सोचिए भारत बहुत बड़ा देश है, वहाँ पे 22 लाख है, बांग्लादेश में 11 लाख है और एक तरीके से पाकिस्तान में 14 लाख के आसपास है। मालदीव में अगर, क्योंकि मालदीव की जनसंख्या बहुत छोटी है, तो वहाँ पे प्रति 10,000 व्यक्ति में से अगर मान लिया जाए तो 94 बच्चों के साथ यौन शोषण या रेप जैसी घिनौनी चीज़ों को अपलोड किया जाता है। याद रखिए, बच्चों के साथ जो गलत चीजें हो रही हैं, एक तो वो चीज होती है, एक उस चीज को आप रिकॉर्ड कर कर ऑनलाइन बनाकर बाहर बेचते हैं, ये उसकी रिपोर्टिंग की बातचीत हो रही है। अब जब हम इसके बारे में पता लगा कि देखिए आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा चीजें हो रही हैं, तो हमने पता लगाने की कोशिश की कि यूरोप और अमेरिका का क्या हाल है, तो वो भी कम ज्यादा पीछे नहीं है। इस पूरी चीज में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो यूरोप है, जहां पर प्रति 10,000 व्यक्ति में से 880 चाइल्ड पोर्नोग्राफी मटेरियल्स अपलोड किए जाते हैं। लोग वहां पे इसे कंज्यूम करते हैं और एक तरीके से एक सवालिया निशान खड़े करता है उन इंसानी दिमाग की फितूर पर कि छोटे बच्चों के साथ जो गलत चीजें हो रही हैं उसे आप कंटेंट ऑनलाइन क्यों देख रहे हैं, क्या आप चाहते हैं, क्या आपके दिमाग में चल रहा है, और ये बड़ी खतरनाक है और गैर कानूनी है। मसलन के तौर पर आप ये चीज याद रखिएगा कि भारत में जो 22 लाख रिपोर्टिंग है, हमने पता लगाने की कोशिश की कि ये जो रिपोर्ट्स कर रहे हैं कोई तो रिपोर्ट कर रहा होगा, तो ये जरूर पता लगा क्योंकि देखिए भारत की जो जनसंख्या है वो दुनिया में सबसे बड़ी है। हर पर किलोमीटर में जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा है और यहां पर इंटरनेट यूज करने वाले लोग भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और उसके बाद 22 लाख की ऑफिशियल कह रहा हूं मैं बार बार, उसका डाटा आपके साथ बताया जाता है। बांग्लादेश सोचिए कितना छोटा देश है, वहां से भी अगर 11 लाख आ रहे हैं तो ये खतरनाक है। जब सारी चीजें हमें पता लगी तो हमें लगा कि ये तो दिमागी फितूर है और ये जो चीज इतना बड़ा बिजनेस है, जिस तरीके से वनिता ने आपको समझाया, हर एक व्यू का पैसा मिल रहा है। अगर लाख व्यू है तो लाख रुपए हैं आपके पास, और इसलिए वो भी एक बच्चे के साथ। अब ये दोनों मियाँ बीवी क्या करते थे, एक ही बच्चे के साथ पहले बीवी वीडियो बनाती थी, फिर उसी बच्चे के साथ पति वीडियो बनाता था। एक बच्चे से कहीं से भी वो 3 से 4 लाख रुपए मुनाफा कमा लेते थे बिजनेस वीडियोस को अपलोड करके। और उस बच्चे के साथ जो होता था वो बच्चा ही समझता था, क्योंकि बच्चा डर के मारे अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाता था कि बगल के अंकल आंटी ने उन्हें चॉकलेट और वीडियो गेम के बहाने उनके कपड़े उतरवाए और उनके साथ गलत काम किया। ये बच्चों का डर था। इसके बाद जब इसके जरिए हम पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मियाँ बीवी इनके जो मोडस ऑपरेंडी था, ये क्या करते थे कि मजदूरों के बच्चों को उठा लिया या जो आस पड़ोस के बच्चे उन्हें उठा लिया। लेकिन जब ये सारी जांच पड़ताल आगे बढ़ रही थी तो हमें हमारे हाथ में एक सरकारी दस्तावेज लगा, जहां पर जो खुद संसद में एक बयान दिया जाता है जो गृह राज्य मंत्री 2022 के थे, जिनका नाम श्री अजय कुमार मिश्रा है। उन्होंने बकायदा एक सवाल के जवाब में यह कहा कि देखिए बहुत सारे बच्चे गायब होते हैं और हर रोज हो रहे हैं, लेकिन हम इस डाटा में जो फुटपाथ पर जो बच्चे या लोग घूमते हैं या रहते हैं, अगर वो गायब हो रहे हैं तो उसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। मसलन के तौर पर कि
जो अमीरों के बच्चे गायब हो रहे, मिडिल क्लास के बच्चे गायब हो रहे, उसका डाटा तो सरकार के पास है। गरीब जो रास्ते में घूम रहे हैं उनके बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, खुद भारत सरकार के पास भी उसका डाटा नहीं है। संसद में खड़े होकर जब ये बयान दिया जाता है तो साथ में एक डाटा और भी दिया जाता है जिसे हम कमेंट सेक्शन में पिन भी कर देंगे, जिसमें आप देखेंगे कि तमाम 28 राज्य, 7 यूनियन टेरिटरीज, स्टेट वाइज डाटा है पिछले 3 सालों का, 2018, 19 और 20। संसद में 2022 में से खड़े होकर बताया गया और टॉप नंबर पर था मध्य प्रदेश। 2020 में 14,553 बच्चे गायब हुए, 14,553। आप समझ रहे हैं नंबर कितना बड़ा होता है? नहीं समझ रहे होंगे तो मैं आपको बताता हूं। हर दिन 40 बच्चे गायब होते हैं, हर घंटे लगभग 2 बच्चे गायब हो जाते थे 2020 तक, और उसके बाद का अब तक का डाटा नहीं आया है, सरकार ने उसे रिलीज नहीं किया है। तो ये बहुत ज्यादा डरावना है। सेकंड नंबर पे वो जो है वो है बंगाल का, वेस्ट बंगाल का, जहां पे 14,000 बच्चे फिर से यहां पे गायब हो रहे हैं। बिहार का जो नंबर आता है 12,000 के लगभग आता है। अब क्योंकि हम ये खबर दिल्ली, नोएडा जैसे बड़े शहरों में रह के कर रहे हैं, एक स्टेट में अगर 14,000 बच्चे गायब हो रहे तो दिल्ली में आप सोचिए कितने गायब हो रहे होंगे। स्टेट में अगर 14,000 तो दिल्ली भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है। लगभग 10,658 बच्चे, 10,658, 10658 हर एक साल 2020 का ये आंकड़ा बता रहा हूं आपको, बच्चे गायब हो रहे थे। और अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे कितना खतरनाक नंबर है तो ये याद रखिए कि हर रोज लगभग 29 बच्चे गायब हो रहे हैं। जब तक हम इस वीडियो को आप रिकॉर्ड करेंगे, आधा घंटा और लगा लीजिए, एक बच्चा गायब हो जाता है। अभी बच्चे कहां जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, इसके बारे में पुलिस कहती कि हम किसी बच्चे को ढूंढ के ले आते हैं, बच्चों को किडनैप कर लिया जाता है, तमाम वो चीजें दावे किए जाते हैं। और लगभग 2020 में जो नंबर था वो लगभग 10,08,234 बच्चे, 10 लाख बच्चे। आप समझ रहे हैं कितने ज्यादा नंबर है और कितना बड़ा नंबर है। जब ये बच्चे गायब होते हैं, आप जिस समाज में रहते हैं, जहां पे आप रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, बसों पे जाते हैं, अगर वहां से बच्चे इस तरीके से गायब हो जाएं, किसी को नहीं पता कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पुलिस कई बार दावा करती है कि बच्चों को किडनैप कर लिया गया, रिश्तेदार के घर चला गया, हमने बहुत सारे बच्चों को वापस भी ले आए, लेकिन जो बच्चे नहीं लौटे उनका क्या। तो कई बार आपने कहानी सुनी होगी कि बच्चों को यहां से महाराष्ट्र लेके जाया जाता है, फिर वहां पे वो किसी अनाथ आश्रम में रहते हैं, अनाथ आश्रम में जाकर कोई विदेशी आता है और उन्हें लेकर विदेश चले जाता है, विदेश में जाकर कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है और उसे फिर से अपने घर की तलाश होती है और दोबारा भारत आता है। ऐसी कहानियां किसी से छिपी नहीं है। और क्यों नहीं छिपी? क्योंकि जो बच्चा गैंग है, भीख मंगवाना, जो रोड साइड आपके कांच में आके ठक ठक करते हैं कि अरे सर माई बाप दे दीजिए, खाना दे दीजिए, पैसे दे दीजिए, तो उन बच्चों से भीख मंगवाने का भी काम ये गैंग करता है। उन्हीं बच्चों के साथ गलत काम कर कर ये वीडियो अपलोड करके पैसे भी कमाते हैं। और सरकार ये कहती है कि फुटपाथ पे जो बच्चे रहते हैं उसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। और ये सारी चीजें क्यों होती हैं? क्योंकि ये वादे किए जाते हैं कि आपको नौकरी, बेहतर जिंदगी, हम ये सारी चीजें देंगे, पैसे देंगे, तुम हमारे साथ काम कर लो, तुम्हारा परिवार खुश रहेगा। ऑनलाइन तुम्हें आकर बहुत सारी हम चीजें इस तरीके से मदद करेंगे। छोटा सा वीडियो बनाना है तो बच्चों को बहला फुसला कर उनकी गरीबी और उनके पढ़ाई लिखाई ना करने की वजह से उनके परिवार को से बच्चे खरीद कर इन बच्चों से एक एक वीडियो से लाख, 1.5 लाख रुपए पर डे कमा रहे हैं। और ये जो मियां बीवी थे, ये तो छोटे से मोहरे थे, बड़ी बड़ी मछलियां तो शायद कभी पकड़ में भी ना आए। और इसलिए इन जैसे लोग होते हैं, क्योंकि इनके आस पड़ोस में, ये जहां रहते थे आस पड़ोस में छोटे बच्चे बड़े आसानी से मिल जाते थे। कंस्ट्रक्शन वर्क चलता था, वहां से मजदूरों के बच्चों को ये उठा के लेके आते थे। लेकिन ये जो नेक्सस है किस तरीके से काम करता है, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, मान लीजिए मेला हो गया, कहीं पर छोटे बच्चे थोड़े से अलग हुए अपने माँ बाप के साथ, ये गोदी में उठाकर उन्हें भाग जाते हैं और फिर उनके साथ गलत काम करते हैं। फर्जी पहचान बना के किसी रिश्तेदार के घर पे पहुंचते हैं, बच्चे को लेकर चले जाते हैं। दलालों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अगर किसी के पास बच्चे नहीं है तो उन बच्चों को बेचने के लिए किसी और बच्चे को उठा लेते हैं। हॉस्पिटलों में तो आपने कई वीडियोस भी देखे होंगे जहां पे बच्चा चोर गैंग एक्टिव होता है। जो नए नए बच्चे होते हैं, जो अभी हाल ही में जन्म लिए होते हैं, उनकी मां से छीनकर अस्पताल में कई औरतें ऐसे होती हैं कि उन्हें उठाकर लेके चली जाती हैं, बाहर जाकर बेच देती हैं। और ये जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये कुछ बोल नहीं पाते,
चाइल्ड लेबर करवाया जाता है फैक्ट्रियों में। आप एक बड़े वयस्क लोगों से वो झगड़ा करेगा, डांटेगा, फटकारेगा, नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। छोटे बच्चों को लालच दीजिए कि अगर तू 4 घंटे बेटा काम करेगा तो तुझे अगले हम 1 या 1.5 घंटे तो वो खाना खिलाएंगे जो तुझे पसंद होगा, चॉकलेट देंगे, और उसी बहला फुसला करिए उनसे चाइल्ड लेबर का काम भी करवा लेते हैं। और ये जो नेक्सस है इसकी कमर तोड़ने का काम करना पड़ेगा हर एक पुलिस को। तमाम तरीकों से जो सरकार संसद में खड़े होकर ये बोला गया कि हमने तमाम एसओपीज बनाए हैं, कई सारे हेल्पलाइन जारी किए हैं। हेल्पलाइन जारी करने से ज्यादा कुछ मदद नहीं हो सकता है। एजेंसी को चाहिए कि फील्ड में उतरकर हर एक बच्चे की एक तरीके से नोटिंग की जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या तुम्हारे साथ गलत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप भी ट्रैफिक में खड़े हो, कार के सामने कोई छोटा बच्चा आ रहा है आपसे पैसे मांगने के लिए, पूछिए कि कोई तुमसे पैसे मांग रहा है। हो सकता है कि आपके सवाल जवाब से उसकी जिंदगी बदल जाए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब कोई ज्यादा ही बच्चों से पूछताछ करने की कोशिश करता है, उस बच्चे की जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जो उसके आका हैं वो आसपास ही मंडराते हैं। अगर उन्हें लगता है कि उनका नेक्सस का भांडा फूट सकता है तो बच्चे को ये मार भी देते हैं। तो हमारी आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके आसपास कभी भी ऐसी कोई चीजें आपको दिखाई देती है तो बहुत सारी सरकारी हेल्पलाइन नंबर्स हैं, वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाकर आप कंप्लेन करें और बताएं कि इन बच्चों को इनके मालिक क्या कहें, इनके मालिक से दूर करके इनके असली माँ बाप तक पहुंचाया जाए। एक सेंट्रल लेवल पर बहुत बड़े नेटवर्क की जरूरत है, इसे कोई आम चीज मत समझिए। अगर भारत के छोटे से इलाके से इतने इतने बच्चों की वीडियोस विदेशों में कंज्यूम किया जा रहा है तो सोचिए बिजनेस कितना बड़ा होगा। बांदा का छोटा सा इलाका, छोटे से मोहल्ले से ये मियां बीवी इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे थे, तो भारत के कितने ही मोहल्ले ऐसे होंगे जिसके बारे में ना आपको पता होगा ना हमें पता होगा। हमें लगता होगा कि जो जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं तो सज्जन है, और उस सज्जन व्यक्ति दरवाजा बंद कर कर आप ही के बच्चों के साथ गलत काम करे तो इसे आप किस तरीके से जायज छड़ाएंगे। सरकारी अफसर के नाम पर, गिफ्ट्स के नाम पर बच्चे को बहला फुसलाकर उन्हें घर पर बुलाया जाता है। बीवी भी संबंध बनाती है, पति भी संबंध बनाता है, और उसे बनाकर उसे विदेशों में बेचा भी जाता है। और इसलिए इस पूरे नेक्सस की कमर तोड़ने की बेहद इस वक्त जरूरत है। तो हमें लगा कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको इस खबर को बताएं, और बताएं कि जज साहब के सामने जब ये सारी चीजें बताई गई तो जज साहब ने खुद फांसी की सजा में यह अलग से एक टिप्पणी की कि देखिए जब तक इनकी सांसें नहीं थम जाए इन्हें फांसी के फंदे पर लटका के रखा जाए, हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए कोई रियायत इन्हें ना मिले। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी खबर जो आप चाहते हैं कि हम इसे डिकोड कर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आप तक लेकर आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वर्णिता और मैं हम उसे पढ़कर आप तक उसे लाने की जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक देखते रहिए डिकोडिंग क्राइम, मंडे टू फ्राइडे शाम 7:30 बजे ओनली ऑन क्राइम तक।